हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 29 जनवरी के दिन हम पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेक्चर की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, आज मैं 28 और 29 दोनों की न्यूज़ को डिस्कस करूंगा। पहले 29 जनवरी की न्यूज़ डिस्कस करूंगा, उसके बाद 28 की। तो लेक्चर को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान के बारे में। तो यहाँ पर जो भी मरीन फौना और मरीन टर्टल है उनके कंजर्वेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने मरीन मेगा फौना स्टैंडिंग गाइडलाइंस को जारी किया। साथ ही साथ नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान को भी लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये जो इवेंट हुई वो वर्चुअल मैनर में की गई, जिसके अंदर फ्लोरा और फौना डाइवर्सिटी इंक्लूड थे। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी मरीन बायोडाइवर्सिटी है वो भी इंक्लूड थी। देखिए, मरीन बायोडाइवर्सिटी जो है वो इंडिया की एक तरह से कही जाती है कि ब्यूटी है, तो इसको कंजर्व करने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट इसके लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल इंटरवेंशन या एक्शन है उसको ले रही है। देखिए कि इंडिया की जो रिच मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसमें यहाँ पर वास्ट कोस्ट लाइन है ओवर 7500 किलोमीटर का, जिसके अंदर काफ़ी सारी फौना इंक्लूडेड है, लाइक कलरफुल फिश, शार्क्स, वेल शार्क्स, टर्टल। साथ ही साथ फौना में जो भी है वो मरीन बायो हैबिटेट्स तो और जो डाइवर्स स्पीशीज है वो भी इंक्लूड है। लेकिन यहाँ पर जो भी ह्यूमन वेलबींग के लिए जो भी रिसोर्स है उसको भी यहाँ पर प्रोवाइड करना काफ़ी इसेंशियल है। तो यहाँ पर मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो डिपेंड है, जो भी रिसोर्सेज हैं मेरी टाइम ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के थ्रू उस पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल और कल्चरल वैल्यू है मरीन हैबिटेट की इंडिया में, साथ ही साथ जो मरीन मेगा फौना स्पीशीज और मरीन टर्टल है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जिसके अंदर स्टैंडिंग और इंटेंगलमेंट शामिल हैं। तो यहाँ पर इस तरह के चैलेंजेस को दूर करने के लिए यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन की ज़रूरत है, जो भी मरीन स्पीसीज और हैबिटेट है उनके लिए। तो यहाँ पर इनके द्वारा 2 डॉक्यूमेंट को लॉन्च किया गया है, जिसमें कि जो भी स्ट्रैंडेड यानी कि फंसे हुए जो भी एनिमल्स हैं शोर पे उनको हैंडल किया जाएगा। साथ ही साथ जो भी इंटेंगल्ड एनिमल होते हैं सी या बोट में, उनके लिए यहाँ पर एक मैनेजमेंट एक्शन तैयार किया जाएगा, ताकि यहाँ पर जो भी कोऑर्डिनेशन है उसको इंप्रूव किया जा सके और जो भी मरीन स्पीशीज और उनकी हैबिटेट है उसकी जो थ्रेट है उसको रिड्यूस किया जा सके। साथ ही साथ उनके रिहैबिलिटेशन को भी यहाँ पर ध्यान देना, साथ ही साथ किस तरह से पीपल पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया जाए उसको ध्यान देना। तो ये जो चीज़ें हैं उसको किया जाएगा। एडवांस साइंटिफिक रिसर्च और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू जो भी मरीन मैमल्स और मरीन टर्टल्स है या उनकी हैबिटेट है उसको इस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाएगा। देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट लॉन्च किया जा रहा है उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ जो इंटरसेक्टोरल एक्शन है कंजर्वेशन के लिए उसको प्रमोट करना है, नहीं, यहाँ पर किस तरह से जो भी गाइडेड कोऑर्डिनेशन है उसको इंप्रूव करना है एमंगस्ट गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी और जो भी रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं जो कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टैंडिंग, इंटेंगलमेंट, इंजुरी और मोर्टेलिटी ऑफ मरीन मैमल्स से और या उसके कंजर्वेशन से जो भी रिलेटेड होते हैं उनको यहाँ पर एक तरह से गाइड करना और उनकी कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करना इसका मकसद है। अगली न्यूज़ है कला उत्सव 2020 के बारे में। देखिए, हमारे जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है श्री रमेश पोखरियाल निशांक जी, उन्होंने यहाँ पर एड्रेस किया वैलेडिक्टरी फंक्शन ऑफ कला उत्सव 2020 को। तो यहाँ पर जो भी फेयरवेल फंक्शन हुआ उसमें उन्होंने एड्रेस किया कला उत्सव को और कहा कि हमने यहाँ पर रियलाइज किया है जो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो विजन थी कि किस तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो गोल है उसको अचीव किया जाए, उसकी स्पिरिट को बनाए रखा जाए, तो उसको हमने यहाँ पर रियलाइज किया है। तो उन्होंने यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में भी कहते हुए कहा कि यहाँ पर जो पॉलिसी है वो इम्फेसिस करती है कि किस तरह से जो आर्ट और कल्चर है उसको इम्फेसाइज किया जा सके एजुकेशन के थ्रू। फर्दर यहाँ पर उन्होंने कहा कि कला उत्सव 2020 जो है वो इनकॉर्पोरेट करता है रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। तो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है वो इन्हेंस होगी स्टूडेंट की
साथ ही साथ जो रीजनिंग, कंप्रीहेंसिबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉग्निटिव और डिसाइसिव एबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक तरह से इम्प्रूव होगी और स्टूडेंट को एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। देखिए कला उत्सव 2020 के बारे में जान लेते हैं। देखिए इसको लॉन्च किया गया था 10 जनवरी 2021 को। देखिए कला उत्सव 2020 को लॉन्च किया गया है 10 जनवरी 2021 को ऑनलाइन मोड में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो यहाँ पर टोटल 35 टीम्स थी जिन्होंने यहाँ पर कला उत्सव 2020 में पार्टिसिपेट किया, जो कि डिफरेंट स्टेट, यूनियन टेरिटरी से आते थे। तो यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति स्कूल से 576 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने टैलेंट को डेमोन्स्ट्रेट किया। साथ ही साथ यहाँ पर इस बार गर्ल्स ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, जिसमें 287 गर्ल्स थी और 289 बॉयज थे जो कि कला उत्सव में पार्टिसिपेशन जिनका रहा। साथ ही साथ यहाँ पर दिव्यांग पार्टिसिपेंट भी इस बार शामिल रहे हैं इस उत्सव के अंदर। देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, इसके अलावा जो भी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च और जो भी डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनका वर्क काफ़ी कमेंडेबल रहा था। तो ये जो कंपटीशन थी कला उत्सव 2020 की, उसको ऑर्गेनाइज किया गया है 11 जनवरी से 22 जनवरी 2021 के बीच में। तो यहाँ पर टोटल 9 आर्ट फॉर्म्स हैं इस उत्सव के अंदर, जिसमें क्लासिकल सिंगिंग, ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रेडिशनल फोक इंस्ट्रूमेंट, क्लासिकल डांस, फोक डांस, विजुअल आर्ट 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और जो भी लोकल गेम्स, टॉयज थे उनको भी इंक्लूड किया गया। देखिए इससे पहले सिर्फ 4 आर्ट फॉर्म ही थे इस कला उत्सव के अंदर, तो यहाँ पर अनदर 5 आर्ट फॉर्म को इस बार ऐड किया गया है इसके अंदर, यानी कि अभी टोटल 9 आर्ट फॉर्म्स इसके अंदर हैं। अगली न्यूज़ है सेकंड एनुअल वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे के बारे में। देखिए 30 जनवरी 2021 जो है उसको मार्क किया गया सेकेंड एनुअल वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे के तौर पे। देखिए ये जो दिन है उसको हाईलाइट किया जाता है जो ग्लोबल कम्युनिटी है उनकी कमिटमेंट के तौर पर, कि जो उनका कमिटमेंट था कि जो भी ट्रॉपिकल डिजीज है उसको यहाँ पर एंड किया जाएगा। देखिए ये जो ट्रॉपिकल डिजीज होता है उससे जो सफरिंग होती है वो इमेजरेबल सफरिंग होती है जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनके अंदर। तो इंडिया ने भी यहाँ पर ज्वाइन किया वर्ल्ड को ताकि यहाँ पर कॉम्बैट किया सके नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज से। तो इस दिन यहाँ पर इंडिया ने इस इवेंट को ज्वाइन किया कुतुब मीनार को लाइट अप करके, जो भी हमारी जो कमिटमेंट थी उसको शो करने के लिए। तो यहाँ पर इंडिया ने जो भी अदर लैंडमार्क्स थी उसके साथ मिलकर के यहाँ पर इस इवेंट को ज्वाइन किया। तो यहाँ पर वर्ल्ड एनटीडी डे यानी कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डे, जिसको कि 30 जनवरी 2021 के दिन यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। तो यहाँ पर 50 से ज़्यादा लैंडमार्क जो थी उनको यहाँ पर लाइट अप किया गया, जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड 25 नेशन के अंदर आती हैं। तो उनके साथ इंडिया ने भी यहाँ पर मिल करके यहाँ पर अपनी कमिटमेंट शो की कि वो यहाँ पर इस तरह के डिजीज को बीट करेगा। तो इंडिया ने प्राउडली यहाँ पर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुतुब मीनार को लाइट अप किया और यहाँ पर अपनी कमिटमेंट शो की। अगली न्यूज है टेक्सटाइल कमेटी के बारे में। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मल MOU साइनिंग सेरेमनी हेल्ड की गई टेक्सटाइल कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इवैल्यूएशन सेंटर जापान के बीच में, क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर जापान के बीच में। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो थी इस MOU की वो थी कि किस तरह से जो भी रिक्वायर्ड सपोर्ट है टेक्सटाइल ट्रेड और इंडस्ट्री को वो प्रोवाइड किया जा सके, ताकि जो क्वालिटी है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ जापानीज बायर उसको इंश्योर किया जा सके। तो इसके लिए यहाँ पर टेस्टिंग, इंस्पेक्शन और कंफर्मिटी असेसमेंट के थ्रू यहाँ पर क्वालिटी को इंश्योर किया जाएगा। देखिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो MOU है वो जो बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और जापान के बीच में उसको इन्हांस करेगा, साथ ही साथ जो इंडिया की एक्सपोर्ट और टेक्सटाइल और अपीयरल है जापान के साथ उसको भी यहाँ पर इन्हांस करेगा, जो कि 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वर्ल्ड की। देखिए लोकेशन देख लेते हैं जापान की। देखिए जापान जो है वो
ईस्टर्न एशिया में लोकेटेड है। साथ ही साथ ये लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो कि स्ट्रेच करता है सी ऑफ जापान से नॉर्थ पैसिफिक ओशन के बीच में। देखिए इसकी जो कैपिटल है वो है टोक्यो। तो इस तरह से आप एक बार देख ले, उसके जो भी कंट्री है उसके बगल में उसको भी आप देख सकते हैं। मेन यही है इंपॉर्टेंट कि जो स्ट्रेच है वो सी ऑफ जापान से नॉर्थ पैसिफिक ओशन के बीच में लाई करता है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है टेक्सटाइल कमेटी के बारे में, उसको जान लेते हैं। देखिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1963 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू, यानी कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर आती है। इसका मकसद है कि यहाँ पर जो भी क्वालिटी है टेक्सटाइल की उसको इंश्योर किया जा सके, साथ ही साथ जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट हैं डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट में उसको यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। साथ ही साथ जो टेक्सटाइल कमेटी है वो ओनली बॉडी है जो कि प्रोवाइड करती है और जो भी क्वालिटी रिलेटेड नीड है टेक्सटाइल वैल्यू चेन के अंदर उसको यहाँ पर एक तरह से जो भी उसकी नीड है उसको यहाँ पर प्रोवाइड करती है। और ये एक इंटीग्रेटेड फॉर्मेट है पैन इंडिया बेसिस के ऊपर। तो ये इसके बारे में पूरी डिटेल थी। अगली न्यूज़ है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। देखिए यहाँ पर एक फ्रेमवर्क साइन किया गया है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर के इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी मेंबर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए इसका एम है कि किस तरह से जो भी म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉर्पोरेशन है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, साथ ही साथ यहाँ पर जो भी ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी और सस्टेबिलिटी है उसको इन्हेंस किया जा सके। फर्दर ये पार्टनरशिप जो है इसके अंदर देखिए ये जो पार्टनरशिप इसके अंदर यहाँ पर जो नॉलेज है उसका एक्सचेंज होगा और ये एक तरह से स्टेप स्टोन है टुवर्ड्स इंडिया बिकमिंग अ फुल मेंबर ऑफ आईईए, यानी कि इसके थ्रू इंडिया जो है वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मेंबर जो है वो बन सकता है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि आईईए के बारे में अगर बात की जाए तो ये एक पेरिस बेस्ड ऑटोनोमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था इन द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि OECD। तो इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था 1974 में इन द वेकअप ऑफ 1973 ऑयल क्राइसिस जो हुआ था, तो उस समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था। फर्दर देखिए आईईए जो है इसके अंदर 30 मेंबर्स कंट्रीज शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पर आईईए फैमिली जो है उसके अंदर 8 एसोसिएशन कंट्री भी है जिसमें ब्राज़ील, चाइना और इंडिया इंक्लूड है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि कंट्री तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, कौन से इंक्लूडेड है एडिशनली वो पूछ सकता है। तो ब्राज़ील, चाइना और इंडिया, BCI, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये जो 3 कंट्री है वो एक तरह से एक्सेशन चाहती है यहाँ पर कि उनको भी यहाँ पर फुल मेंबरशिप मिल सके, जिसमें कि चिली, इजराइल और लिथुआनिया शामिल है। तो ये 3 कंट्री जो है ये फुल मेंबरशिप भी चाहते हैं। तो ये इसके बारे में सारी न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के बारे में। तो देखिए हमारे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने यहाँ पर एड्रेस की 4th एडिशन ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम को। तो यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस फोरम को यहाँ पर उनके द्वारा एड्रेस किया गया है। देखिए ये जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है वो एक एनुअल इन्वेस्टमेंट फोरम है जिसको कि रियाद, सऊदी अरेबिया में हेल्ड किया जाता है, ताकि यहाँ पर जो भी वर्ल्ड इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट की जो भी ट्रेंड है उसको यहाँ पर डिस्कस किया जा सके। तो इसको होस्ट किया जाता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ सऊदी अरेबिया यानी कि PIF के द्वारा। देखिए इसका जो फर्स्ट इवेंट था वो अक्टूबर 2017 को पहली बार किया गया था। तो पर्पस क्या था इस फोरम का? देखिए पर्पस था इस बार इस फोरम का कि यहाँ पर जो भी बिजनेस और जो भी गवर्नमेंट है वो किस तरह से हेल्थ केयर को एक्सेस कर सके। इसके अलावा यहाँ पर किस तरह से जो ट्रेन किया जा सके हेल्थ वर्कर को, और यहाँ पर रेगुलेटरी बैरियर्स जो है उसको रिमूव किया जा सके, और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट है इन एडवांस हेल्थ टेक्नोलॉजी उसको यहाँ पर इनकरेज किया जा सके। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर एक तरह से इसके लिए सॉल्यूशन को फाइंड करना इस फोरम का इस साल पर्पस रहा है। देखिए सऊदी अरेबिया रियाद की जो लोकेशन है उसको देख लेते हैं। देखिए सऊदी अरेबिया जो है वो मिडिल ईस्ट में लोकेटेड है और ये जो कंट्री है वो बॉर्डर करती है
रेड सी को वेस्ट में, तो ये वाली लोकेशन देखिए रेड सी की है, वेस्ट में इसके आती है। साथ ही साथ यहां पर यमन और अमन जो है वो इसके साउथ में है। देखिए ये है यमन, ये है ओमन, तो ये इसके साउथ में है। देखिए कतर, कुवैत, ओमन, ये सारा की सारी कंट्री जो है वो इसके ईस्ट में आती है। साथ ही साथ जो जॉर्डन है वो इसके नॉर्थ में है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। ये इराक और जॉर्डन के साथ इसकी बॉर्डर शेयर हो रही है, साथ ही साथ कुवैत के साथ हो रही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप ध्यान से देख सकते हैं। और देखिए रियाद में हेल्ड की गई है ये एडिशन, तो आपको याद रखना है कि सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है वो है रियाद, तो वहीं ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई है। तो ये इसके बारे में सारी डिटेल थी। अगली न्यूज़ है इंटरनेशनल कस्टम डे के बारे में। देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम यानी कि CBIC, इन्होंने ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल कस्टम डे 2021 को। तो इस साल की थीम क्या थी वो जान लेते हैं। देखिए इस साल की थीम थी कस्टम ब्लॉस्टरिंग रिकवरी रिन्यूअल एंड रिजिलियंस फॉर सस्टेनेबल सप्लाई चेन। काफ़ी बड़ी थीम है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस थीम को दिया किसने है। इस थीम को दिया गया है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WCO के द्वारा। तो ये आप याद रखें और ये एक बार देख लें आप। तो यहाँ पर 26 जनवरी के दिन इंटरनेशनल कस्टम डे को सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए ये जो दिन है इंटरनेशनल कस्टम डे, उसको डेजिग्नेट किया गया है जो भी कस्टम ऑफिशियल या एजेंसी हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए। यहां पर उनको ये एक तरह से ऑनर के तौर पे दिया जाता है, क्योंकि जो भी अक्रॉस द वर्ल्ड बॉर्डर्स जो भी गुड्स का फ्लो है उसकी टेक केयर करना इन एजेंसियों का काम है। तो इस वजह से ये जो डे है इसको उनके ऑनर के लिए यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है 26 जनवरी के दिन। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसको जान लेते हैं। देखिए यहां पर बैकग्राउंड क्या था वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का, उसको देख लेते हैं। देखिए 26 जनवरी 1953 के दिन जहां पर कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल जो थी उन्होंने अपनी इनॉग्रल सेशन की थी ब्रुसेल के अंदर, जिसको कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज थी उनके द्वारा यहां पर अटेंड किया गया था। देखिए इसके अंदर 17 यूरोपियन कंट्री थी जो कि इसको रिप्रेजेंट करती थी। तो इन्होंने इस इनॉग्रल सेशन को यहां पर हेल्ड किया, अटेंड किया। तो यहां पर इंटरनेशनल कस्टम डे जो है उसको क्रिएट किया गया था CCC यानी कि कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल के द्वारा 1983 में। और 1994 में यहां पर CCC जो थी उसको रीनेम करके वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको रीनेम करके कौन सा नेम दिया गया, तो यानी कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का नेम दिया गया था। देखिए WCO जो है वो इंटरनेशनल बॉडी है जो कि इंटरनेशनल कस्टम और इस तरह के जो भी मैटर है कंसर्निंग बॉर्डर कंट्रोल उसको यहां पर कंट्रोल करती है। साथ ही साथ जो इसकी हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। तो यहां पर करंटली जो WCO है उसकी कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है 182 कंट्री जो कि इसकी मेंबर है। इसके अलावा यहां पर मोर देन 98% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड जो है उसको भी यहां पर WCO के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। अगली न्यूज है निक्सी यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर सर्विस इनकॉर्पोरेटेड के बारे में। तो देखिए नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर सर्विस इनकॉर्पोरेटेड यानी निक्सी ने इस बार अपनी 25th ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट को सेलिब्रेट किया 28 जनवरी 2021 के दिन। देखिए निक्सी के बारे में बात करते हैं तो ये एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर यानी NIC मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। और इसको स्टार्ट किया गया था ICT सर्विस इंडस्ट्री के तौर पर 29 अगस्त 1995 को। देखिए ये जो निक्सी है यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड, ये एंड टू एंड IT सोल्यूशन प्रोवाइड करती है ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। इसके अलावा जो भी अदर PSU है अक्रॉस द कंट्री उनको ये एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है IT सोल्यूशन के लिए। तो यहां पर निक्सी जो है उसने अपनी सर्विस को एक्सटेंड किया है इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ प्रोजेक्ट के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको जान लेते हैं। तो देखिए इस ओकेजन पे यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन ने यहाँ पर कई सारे टूल्स लॉन्च किए हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर तेजस जो कि एक वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल है जो कि एक्सट्रैक्ट करता है जो भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है डेटा की उसको, ताकि यहाँ पर जो भी पॉलिसी डिसीजन है
उसके अंदर यहाँ पर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को यहाँ पर लाया जा सके और जो भी इफिशियंसी है गवर्नमेंट सर्विसेज से की उसको इम्प्रूव किया जाए और सिटीजन डिलीवरी जो है, सिटीजन सेंट्रिक जो भी डिलीवरी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। इसके अलावा ई ऑक्शन इंडिया को यहाँ पर इनके द्वारा लॉन्च किया गया ताकि जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉरवर्ड और रिवर्स ऑक्शन रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की उसको यहां पर कैटर किया जा सके। तो यहां पर इसको यहां पर 24/7 मैनर में ऑनलाइन सर्व किया जाएगा। इसके अलावा एक पोर्टल है जिसका नाम है वर्क फ्रॉम एनीवेयर पोर्टल, जो कि एक वर्चुअल इन्वायरमेंट है जिसको कि जो कि यहाँ पर जो भी इंप्लॉयज हैं उनको एम्पावर करेगी कि वो अपनी जो रूटीन एप्लीकेशन है लाइक ई ऑफिस, कैलेंडर, मेल और जो भी अदर डिपार्टमेंटल पब्लिकेशन और जो कम्युनिकेशन है उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पर उनके द्वारा किया जा सके। साथ ही साथ जो एनआईसी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इंटरनेशनल ऑफरिंग के लिए, ताकि डिजिटल इंडिया को की जो ब्रांडिंग है उसको इंक्रीज किया जा सके थ्रू प्रमोशन ऑफ प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एट ग्लोबल लेवल। तो ये सारी चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लें। अगली न्यूज है कोपरा के बारे में। देखिए यहां पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर उन्होंने अपनी अप्रूवल दे दी है कोपरा के मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के 2021 सेशन के लिए। देखिए कोपरा के बारे में बात करते हैं। पहले कोपरा क्या है? देखिए कोपरा जो होती है वो एक ड्राइड मीट या फिर कह सकते हैं कार्नल ऑफ कोकोनट है। देखिए कोकोनट जो होता है उसके अंदर एक सफेद पार्ट होता है और उसके ऊपर एक शील्ड टाइप का जो कड़ा वाला हिस्सा होता है वो होता है। तो जो व्हाइट पार्ट होता है कोकोनट का वो जब सूख जाता है तो उसी को कहते हैं कोपरा। तो इसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि ये फ्रूट है एक तरह का कोकोनट पाम के थ्रू जिसको यहां पर निकाला जाता है, जिसको कोकस न्यूसीफेरा भी कहा जाता है। तो जो ये व्हाइट पार्ट है जब ये सूख जाता है तो उसके अंदर से आप ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर जो कोकोनट ऑयल है उसको कोपरा से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि एग्रीकल्चर कमोडिटी मानी जाती है जो भी कोकोनट प्रोड्यूसिंग कंट्री है उनके लिए। तो यहां पर जो एमएसपी है फॉर फेयर एवरेज क्वालिटी ऑफ मिलिंग कोपरा उसको इंक्रीज कर दिया गया है बाय 375 रुपीज टू 10,335 रुपीज पर क्विंटल फॉर 2021 सेशन के लिए। देखिए इसकी जो प्राइस थी वो थी 9,960 रुपीज पर क्विंटल इन 2020, तो इसको इंक्रीज कर दिया गया है 10,335 रुपीज पर क्विंटल 2021 सेशन के लिए। देखिए यहां पर जो अप्रूवल है वो बेस है जो रिकमेंडेशन दी थी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस यानी कि CACP के द्वारा, उसके ऊपर बेस है। साथ ही साथ जो इंक्रीज है एमएसपी में कोपरा के लिए 2021 सेशन के लिए वो है जो भी प्रिंसिपल है एमएसपी फिक्स करने की उसको लेकर के। तो यहां पर एटलीस्ट 1.5 टाइम्स यहां पर बताई जा रही है फॉर ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए, जिसको कि गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया बजट 2018-19 के दौरान। तो यहां पर जो भी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि नाफेड और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वो कंटिन्यू करेगी, सेंट्रल नोडल एजेंसी के तौर पर एक्ट करेगी वो यहां पर, और वो जो प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन है एमएसपी में जो कि कोकोनट ग्रोइंग स्टेट्स को दिया जा रहा है उसको अंडरटेक करेगी। अगली न्यूज है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स डेवोस डायलॉग के बारे में। तो यहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर एड्रेस किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स डेवोस डायलॉग को। देखिए डेवोस डायलॉग एजेंडा जो है वो यहां पर मार्क करता है जो लॉन्च थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्रेटेस्ट रीसेट इनिशिएटिव पोस्ट कोविड वर्ल्ड में, तो इसको ये मार्क करता है। साथ ही साथ जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो बेस्ड है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, जो कि एक एनजीओ है जिसको कि 1971 में फाउंड किया गया था। साथ ही साथ जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो एनुअल मीटिंग को होस्ट करता है एट द एंड ऑफ जनवरी इन डेवोस, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है। ये एक माउंटेन रिजॉर्ट है ग्रोबंडेन जो कि ईस्टर्न पार्ट में है आल्प्स रीजन ऑफ स्विट्जरलैंड के। तो ये इसके बारे में सारी डिटेल थी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।